बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आईक्यू फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। आईक्यू फार्मूला इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम आज के टॉपिक को इंटेलिजेंस का नाम भी दे सकते हैं। इंटेलिजेंस की बेशुमार डेफिनेशंस हैं। इसकी एक डेफिनेशन ये है कि अगर कोई बच्चा किसी नए माहौल में अपने आप को ईजिली एडजस्ट कर ले तो हम उसको इंटेलिजेंट कहेंगे। या फिर अगर कोई बच्चा अपने आप को किसी नए माहौल में एडजस्ट ना कर पाए तो हम उसको कहेंगे कि इंटेलिजेंट नहीं है। इसी तरह इसकी अगर दूसरी डेफिनेशन की बात की जाए तो वो ये है कि अगर कोई बच्चा किसी आईक्यू टेस्ट में अच्छा स्कोर कर ले तो हम कहेंगे ये स्टूडेंट, ये बच्चा इंटेलिजेंट है। या फिर अगर कोई स्टूडेंट किसी आईक्यू टेस्ट में अच्छा स्कोर ना कर पाए तो हम कहेंगे कि इंटेलिजेंट नहीं है। अब मुख्तलिफ डेफिनेशंस के तहत लोगों का जो आईक्यू है वो मुख्तलिफ रहता है। मसलन मुख्तलिफ डेफिनेशंस अगर एक ही स्टूडेंट पे अप्लाई की जाएं कि एक स्टूडेंट शायद किसी एक डेफिनेशन के तहत वो इंटेलिजेंट होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो किसी दूसरी डेफिनेशन के तहत वो इंटेलिजेंट नहीं होगा। इसलिए मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने इस फील्ड में बहुत वर्क किया है, उनकी काफ़ी इंटरेस्ट रही है कि इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सी डेफिनेशंस अप्लाई होती हैं, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत सारा इस पर वर्क किया। अब फ्रांस की गवर्नमेंट ने इंटेलिजेंस के ऊपर जो वर्क किया वो बहुत फेमस हुआ। उन्होंने क्या किया, फ्रांस की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमारे स्कूलों में जो करिकुलम पढ़ाया जाएगा वो दो तरह का होगा। उसमें एक होगा लोअर लेवल करिकुलम, एक का उन्होंने नाम रखा लोअर लेवल करिकुलम, और दूसरा उन्होंने कहा हायर लेवल करिकुलम। यहां एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि कौन सा बच्चा कौन सा करिकुलम पढ़ेगा, वो लोअर लेवल का करिकुलम पढ़ेगा या फिर हायर लेवल का करिकुलम पढ़ेगा। तो इस सिलसिले में फ्रांस की गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिनका नाम था अल्फ्रेड बिनेट, उनको टास्क दिया कि आप इंटेलिजेंस का टेस्ट लें और हमें बताएं कि कौन सा बच्चा लोअर लेवल करिकुलम में आता है और कौन सा बच्चा हायर लेवल करिकुलम में आता है। तो बिनेट ने 1905 में अल्फ्रेड बिनेट ने 1905 में एक टेस्ट लिया, इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया, ताकि ये पता लगाया जाए कि कौन से बच्चे लोअर लेवल करिकुलम पढ़ेंगे और कौन से बच्चे हायर लेवल करिकुलम पढ़ेंगे। 1905 से पहले इंटेलिजेंस टेस्ट का कंसेप्ट नहीं था, इससे पहले इसके ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं हुआ था। इन्होंने फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया, जिनका नाम था, जो साइकोलॉजिस्ट थे फ्रांस के, अल्फ्रेड बिनेट। फिर यह हुआ 1908 में इन्हीं के काम को डेवलप किया गया एक और साइकोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था साइमन ने इन्हीं के काम को मजीद डेवलप किया और उसमें चंद नई चीजें लाई और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। और उसके बाद ये हुआ कि 1912 में विलियम स्टर्न ने एक फार्मूला बताया। 1912 में विलियम स्टर्न, वो फार्मूला क्या था, वो था IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज। अब मेंटल एज क्या है और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, इसको समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। 4th क्लास में स्टूडेंट होते हैं लगभग 7 या 8 साल के। इसी तरह
8th क्लास में स्टूडेंट होते हैं लगभग 12 या 13 साल के। तो अगर 4th क्लास का बच्चा 8th क्लास की बुक्स को इजीली पढ़ सकता हो, समझ सकता हो, तो हम कहेंगे इस बच्चे की जो उम्र है वो 7 साल है, बट ये जो बुक्स पढ़ रहा है, बुक्स को समझ रहा है, वो 12 या 13 साल के बच्चे की बुक्स समझ रहा है। इसका मतलब क्या है, उस बच्चे की एज है, मेंटल एज है 13 साल, जबकि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है 7 साल। 7 साल ये क्रोनोलॉजिकल एज कौन सी है, पैदाइश से लेके अब तक वो जितने टाइम का हुआ उसको हम कहेंगे क्रोनोलॉजिकल एज। और मेंटल एज वो है जितनी वो चीज़ें समझ सकता है। अगर वो छोटा बच्चा है एज में, तो अगर वो बड़ी क्लासेस की बुक्स को आसानी से समझ सकता हो तो हम उसको कहेंगे उसकी मेंटल एज ज़्यादा है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल बताई कि 4th क्लास का बच्चा 8वीं क्लास की बुक्स को अगर समझता है तो 8वीं क्लास का बच्चा 13-14 साल का होता है, तो हम उसको कहेंगे कि इसकी मेंटल एज 13 ईयर है और इसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 7 ईयर है। अब ये फार्मूला जो दिया ये विलियम स्टर्न ने दिया 1912 में। उसके बाद 1916 में विलियम स्टर्न के काम को मजीद डेवलप किया गया और एक नया फार्मूला बनाया गया। वो फार्मूला क्या था, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। अब हमने देखना है कि IQ फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि मेंटल एज को कैसे फाइंड किया जाता है, क्रोनोलॉजिकल एज को कैसे फाइंड किया जाता है, IQ को किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं। अब हमें देखना है इसको किस तरह अप्लाई करना है। IQ इज इक्वल टू MA डिवाइडेड बाई CA मल्टीप्लाई बाई 100। इसकी 3 तरह की कंडीशन है, 3 कंडीशंस हैं, 3 तरह से ये अप्लाई होता है। फर्ज करता हूं कि हमारे पास 4th क्लास के बच्चे हैं, एक बच्चे को लेते हैं, 4th क्लास का बच्चा है, तो उसकी एज 7 साल है और वो जो बुक्स पढ़ता है उसकी जो वो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो भी 7 साल की है। वो 5वीं क्लास की बुक्स नहीं पढ़ सकता है, वो बस इतना ही कर सकता है कि अपनी क्लास की बुक्स को ही पढ़ सकता है, इससे ऊपर जाएं तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। मतलब ये हुआ कि उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है और मेंटल एज है दोनों सेम हैं, दोनों ये भी 7 साल है और मेंटल एज भी 7 साल है। जब मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज सेम हो जाएं तो ये आपस में कट जाता है और जवाब आता है 100। ये हमेशा पर 100 ही आता है। अगर दोनों एज बराबर हों तो जवाब हमारे पास हमेशा 100 ही आएगा। मसलन मैं कहता हूँ एक बच्चा जिसकी उम्र में एज है, क्रोनोलॉजिकल एज है 7 साल और उसकी मेंटल भी 7 है, क्योंकि इससे ऊपर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो मल्टीप्लाई करते हैं। MA की जगह भी हमने 7 लिख दिया, CA की जगह भी हमने 7 लिख दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 7 से कट गया, तो हमारे पास जो IQ आया उस बच्चे का वो आया 100। ये ऑलवेज 100 होगा जब भी दोनों एज ये सेम होगी। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि अगर किसी बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज बड़ी है मेंटल एज से, क्रोनोलॉजिकल एज इज ग्रेटर देन मेंटल एज, देन IQ किस तरह होगा। IQ इज इक्वल टू MA डिवाइडेड बाई CA मल्टीप्लाई बाई 100। अब फर्ज करते हैं कि हमारे पास कोई बच्चा है वो क्लास 3 में है या क्लास 10th में है। फर्ज करते हैं कोई बच्चा है हमारे पास, तो क्लास 10th में जो बच्चे होते हैं वो लगभग 18 ईयर्स के होते हैं, 18 साल के होते हैं। तो उसकी अगर क्रोनोलॉजिकल एज CA बड़ी है
वो 18 ईयर है और मेंटल एज उसकी कम है। मेंटल एज कह सकते हैं कि हम उसकी 12 है, वो 12 यानी कि वो 10th में है, बट वो जो बिहेवियर शो कर रहा है वो कम का शो कर रहा है। वो 10th क्लास के मुताबिक नहीं है, वो 7वीं क्लास 6ठी क्लास का बिहेवियर शो कर रहा है। वो अपनी बुक्स को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको समझ नहीं रहा। तो वहाँ क्या होगा कि उसकी मेंटल एज का मतलब है कम है। उसको होना चाहिए मेंटली तौर पे वो क्लास 7th का स्टूडेंट है, जबकि जो इसकी क्रोनोलॉजिकल एज है वो 18 ईयर है और क्लास 10th की है। इसमें क्या होगा, जब ऊपर वाला नंबर नॉमिनेटर हो जाए, बड़ा हो जाए और छोटा हो जाए, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, तो कटने के बाद नीचे कोई ना कोई चीज बचती है। जब उसको फिर डिवाइड करते हैं 100 से तो ऑलवेज लेस देन 100 जवाब आता है। जब भी नीचे वाला नंबर बड़ा होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज 100 से कम होगा, यानी 100 से हमेशा कम होगा। ऐसे बच्चे जिनकी मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम होती है उनका आईक्यू हमेशा 100 से कम होता है। मैं इसकी एक एग्जांपल लेता हूं, वही वाली। आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज है उसकी 12 साल, जबकि उसकी सीए है 18 साल। तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, वैल्यूज को हमने सिर्फ पुट किया। इसको आप सिंपली इसको काट दें, 6 2 टाइम 12 और 6 3 टाइम 18। अब 200 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या जवाब आ जाएगा हमारे पास, आई क्यू इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 3। तो 3 को जब 200 से डिवाइड करेंगे, हम यहाँ साइड पे डिवाइड कर लेते हैं। 200 3 6 टाइम 18 2, फिर 0 to 6 टाइम 18 2 पॉइंट, ये बार बार 6 ही आता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आई क्यू हमारे पास जो आया वो आया 66.66। हमने एक बच्चे का आई क्यू निकाला। अब ये 2 कंडीशंस हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी बच्चे का मेंटल एज ज्यादा हो, मेंटल एज इज ग्रेटर देन क्रोनोलॉजिकल एज, जब ये कंडीशन हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि क्लास 10th में कोई बच्चा है तो उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो है 18 ईयर 18 साल। तो मेंटल एज उसकी बड़ी है, तो वो फर्ज करते हैं कि वो फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर्स के मुताबिक वो बिहेवियर शो कर रहा है, उनकी बुक्स को वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है। इसका मतलब उसकी मेंटल एज बड़ी है। तो एफएससी में जो बच्चे होते हैं वो 20 साल, हम फर्ज करते हैं कि उनकी एज 20 साल है, और मैट्रिक में जो स्टूडेंट है उनकी एज 18 ईयर है। तो इसकी क्रोनोलॉजिकल एज 18 ईयर है और मेंटल एज इसकी बड़ी है 20 ईयर है। तो फार्मूले में जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, आई क्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइड बाई क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो मेंटल एज हमने क्या बताई, तो उसकी मेंटल एज ज्यादा है, वो एफएससी की है, तो वो 20 ईयर है, जबकि क्रोनोलॉजिकल एज जो है उसकी वो 18 ईयर है। मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 20 जब ऊपर बड़ा नंबर है नॉमिनेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है, जितना भी काटेंगे डिवाइड करेंगे ऊपर कोई ना कोई चीज़ बच जाएगी। और जब वो 100 से मल्टीप्लाई होगी तो ऑलवेज ग्रेटर देन 100 जवाब आएगा, वो हमेशा 100 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी बच्चे की मेंटल एज बड़ी होगी तो उसका आईक्यू हमेशा 100 से ज़्यादा होगा। मेंटल एज ज़्यादा होगी तो उसका आईक्यू हमेशा 100 से ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर मेंटल एज कम होगी तो उसका आईक्यू हमेशा 100 से लेस होगा। फिर अगर दोनों सेम होंगी
तो उसका आईक्यू हमेशा 100 होगा। इसीलिए एवरेज जो स्टूडेंट है उनका आईक्यू वो 100 होता है और 90 to 100 के बीच ही रहता है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बार बार किया गया, पूछा गया, वो क्वेश्चन क्या था कि हम मेंटल एज को कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम क्रोनोलॉजिकल एज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, आई क्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइड बाई क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारे पास आई क्यू का फार्मूला है। अब इस फार्मूले में तीन चीजें हैं, एक आई क्यू आ गया और दूसरा मेंटल एज है, उसके बाद जो तीसरी चीज है वो है क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। तीन है, CA, MA और IQ। अब इन तीनों में से हमारे पास अगर कोई दो चीजें मालूम हों तो हम तीसरी को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? फिर इसी तरह हमारे पास क्या, अगर IQ मालूम हो, CA मालूम हो तो हम MA को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास MA ना हो, ये दोनों हो, तो हम MA को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए, आपको ज़्यादा नहीं, 8th तक आपको मैथमेटिक्स की जो सिंप्लीफिकेशन है वो आनी चाहिए, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि यहाँ हमने MA फाइंड करनी है फार्मूले के तहत। क्या करेंगे? MA हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्रोनोलॉजिकल एज भी है और IQ भी है। IQ भी दिया गया है कि एक बच्चे का IQ 110 है, एज उसकी दी गई है, एज उसकी 18 ईयर है, ये 100 तो फिक्स है, ये तो रहेगा। हमने MA फाइंड करना है। MA कैसे फाइंड करना है? MA फाइंड करना है, देखें सेंटर में इक्वल टू का साइन है तो जो चीज इधर आएगी वो मल्टीप्लाई होगी, ये डिवीजन में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, IQ अगर उधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब IQ इज इक्वल टू MA मल्टीप्लाई बाई 100। अब CA यहां डिवाइड हो रहा था तो जब IQ के साथ जुड़ेगा इधर आएगा तो ये IQ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, CA मल्टीप्लाई बाई IQ इज इक्वल टू MA मल्टीप्लाई बाई 100। फिर देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूं, ये इसी तरह पहले मैं इसको नीचे लिखता हूं, CA मल्टीप्लाई बाई IQ इज इक्वल टू MA मल्टीप्लाई बाई 100। मैंने यही स्टेप नीचे लिख दिया ताकि थोड़ा सा साफ नजर आए। अब चूंकि हमने MA फाइंड करना है, जो चीज फाइंड करनी होती है उसको एक साइड पे रखते हैं, बाकी चीजें दूसरी साइड पे ले आते हैं। 100 चूंकि इसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 100 इधर आएगा, 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, CA मल्टीप्लाई बाई IQ डिवाइडेड बाई 100। उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, उधर हमारे पास रह गया MA। अब MA उधर हो या इधर हो, पूरी की पूरी साइड उधर की इधर आ जाए और इधर की उधर चल जाए, कोई साइन चेंज नहीं होता मैथमेटिक्स में। अब ये पूरी साइड में उठा के उधर ले जाऊंगा और पूरी वो साइड उठा के इधर ले आऊंगा, ये भी ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ही रखता हूं फिर भी ठीक है। ऐसे ही अगर रखें तो CA हमारे पास अगर फाइंड हो तो CA की वैल्यू यहाँ डालेंगे, फिर IQ की वैल्यू हम डालेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास MA आ जाएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे कि MA को हम किस तरह फाइंड करें, तो ये आसान सा तरीका है। इसके लिए आपको बेसिक सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो इन 4-5 स्टेप्स को आप रट सकते हैं। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी IQ फार्मूले की, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।